क्वेश्चन नंबर 19 और 23 जो तो भेजा था, कुछ देखे क्या उस क्वेश्चन को? क्या था देखो जल्दी। वो दोनों करने के बाद फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करते हैं ना। क्या था क्वेश्चन नंबर 19 देखो। हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 पॉजिटिव यानी कि क्रोमियम 3 इज पैरामैग्नेटिक वाइल टेट्रा साइनेडोनिकलेट। दिख रहा है क्वेश्चन? वो डायमैग्नेटिक क्यों है? ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का रीजन तो एक ही है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मेक्स इट पैरामैग्नेटिक एंड एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मेक्स इट डायमैग्नेटिक। तो आपको क्या करना है, पहले निकल वाले का स्ट्रक्चर बनाना है और फिर मतलब NiCN4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाना है कि यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और वही फिर दूसरा आपको क्या बनाना है, क्रोमियम वाले का, और वहां पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। ठीक है, जल्दी से करो इसको। VBT से अपन किए थे। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है साइनाइड के साथ, जल्दी देखो कंपाउंड में। NiCN4 का 2 नेगेटिव, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पहले तो ये बताओ। 2 पॉजिटिव। देखो निकल NiCN4 ओवरऑल 2 नेगेटिव है, जिसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 ले लो, ये मतलब x ले लो, उसकी -1 हो जाएगा, तो x -4 इज इक्वल्स टू -2, तो x कितना आएगा +2। ये निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बनाइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्बिटल डायग्राम निकल का। निकल का एटॉमिक नंबर 28, तो पहले बनाइए 28 क्या होगा। निकल 28 है अगर, तो 3d8 4s2 यही होगा। देखो 4s2 था तो 20 होता है, उसके बाद 8 और चाहिए, तो वो 8 कहां जाएंगे, 3d में, करेक्ट। तो 3d8 4s2 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। वो तो निकल का है, हमें क्या चाहिए, Ni2+। ठीक है, तो S से 2 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, निकल का 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा होगा। और अच्छा 4s है ना, 4s खाली रहेगा और 4p भी खाली। ठीक है, ये तो Ni2 पॉजिटिव है। अब कौन आ रहा है इसके पास, लाइगेंड आ रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो क्या होगा, ये पेयरिंग कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो आप यहाँ पे और क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अगर ये इधर पे चले जाएगा तो एक डी बचा, और इसमें क्या कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 ही चाहिए हमें खाली ऑर्बिटल, तो ds और 2p ले लेंगे, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, dsp2। तो Ni2 पॉजिटिव इन dsp2 कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लिख लेना। तो उसमें आप क्या करोगे, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको पीछे भेज देंगे, उससे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। नाउ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक। समझ रहे हैं क्या? एक सेकेंड, चौथे में जाएगा। तो ये आपका DSP2, DSP2 करस्पॉन्ड्स टू कौन सा ज्योमेट्री होगा, स्क्वायर प्लेनार। क्या ज्योमेट्री होगा, स्क्वायर प्लेनार। देखो sp3d2 या d2sp3, उन दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल होता है। आपको 6 लाइगेंड लगाने, तो 6 ऐसे ही होंगे, 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। अब 4 में 2 पॉसिबिलिटी है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है या स्क्वायर प्लेनार भी हो सकता है। तो DSP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इट करस्पॉन्ड्स टू स्क्वायर प्लेनार, और sp3 करस्पॉन्ड्स टू टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये आपने निकल का बना लिया। अब ऐसे ही क्रोमियम का बना लो। क्या है कंपाउंड, CrNH3 का 6 कितना, 3+। ठीक है, Cr का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 24 है ना एटॉमिक नंबर Cr, कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, याद है 3d5 4s1। ये तो Cr का है, यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। वो जो पूरा +3 दिख रहा है वो Cr का ही तो है, अमोनिया तो न्यूट्रल है। तो कितना हो जाएगा, Cr3+ करोगे तो कहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, एक एक 4s से निकलेगा और 2 3d से निकलेगा, कुछ ऐसे ही होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होने वाली है, D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, विच मेक्स इट पैरामैग्नेटिक।
समझ रहे हैं? अब देखो क्वेश्चन में तो बोल दिया ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक, तो आपको बस प्रूव करना है सर। आपको पता है ना कौन को किसको डाय बनाना है, किसको पैरा बनाना है। तो जिसको डाय बनाना है वहां पेयरिंग दिखा दिए और बोल दिए यहाँ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के कारण पेयरिंग हो गई है, दैट इज वाई ये डायमैग्नेटिक है, और यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, ये पैरामैग्नेटिक है, वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हालांकि ज्योमेट्री अगर पूछा नहीं है, ठीक है, बट रीजन अपन यही देंगे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का। ठीक है, चलिए 23 में आओ। 23 क्वेश्चन क्या था? 23 ये समझ में आया? ट्वेंटी थ्री पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 23। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, d orbital occupation, coordination number of the central metal ion in the following complexes। क्या क्या बताना है आपको? हर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। दूसरा, उसका डी ऑर्बिटल कैसे भरा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, और कोऑर्डिनेशन नंबर। सुन रहे हैं? हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप लाइगेंड देख के बता दोगे ना। जैसे देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लाइगेंड देखते हैं। अगर En 3 होगा तो En 2 डाइडेंटेट होता है तो 3 इंटू 2 6 करेंगे। इन शॉर्ट थंब रूल क्या है? काउंट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है आपको? K3CO एंड देन ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट भी आपका डाइडेंटेट होता है, C2O4 2 नेगेटिव डाइडेंटेट आयन है, और थ्राइस है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जल्दी से। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कोबाल्ट का? करके देखो, आ रहा है प्लस 3, सॉल्व करके देखो, है ना। अपन हर बार ऐसा नहीं बोल सकते ना। वो आपने क्वेश्चन में देखा था ना, मैंने जो टेस्ट में दिया था आपको, कोबाल्ट का वहां -1 आ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट, याद है? हाँ ठीक, पर वो निकालना है, कैलकुलेशन करना है, मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है। अरे जो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं ना, मेरे लिंक डालने का वेट मत किया करो। ऑलरेडी एक लिंक डली हुई है SZX वाली, वो हमेशा रहती है केमिस्ट्री के लिए। अब देखो के बगल में जो 3 है वो वहां से आया होगा ना, कॉम्प्लेक्स एंटिटी से, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी का ओवरऑल चार्ज 3 नेगेटिव है। सुन रहे हैं? कॉम्प्लेक्स एंटिटी का ओवरऑल चार्ज क्या है? 3 नेगेटिव। तो K3 एक्चुअली के ऊपर पॉजिटिव, और कोबाल्ट और क्या ऑक्सलेट है ना, थ्राइस के ऊपर 3 नेगेटिव। ये एक्चुअली एक स्टेप ऊपर जाएंगे अपन अगर। फिर x -6 कहां से आया? ऑक्सलेट का -2, ऐसे 3 है तो 3 इंटू -6 इज इक्वल्स टू -3। तो x कितना आ गया? +3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा बिकॉज देयर आर 6 लाइगेंड्स। ठीक है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या रहेगा कोबाल्ट का? आपको कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने बोला है ना। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कैसा रहेगा? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है ना। 26 आयरन का है, कोबाल्ट का 27, निकल का 28। तो 27 कोबाल्ट का तो क्या रहेगा? 3D7 4s2। ठीक है, भराया पहले एस है, लिखते बाद में है ना। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 2 इधर से निकलेगा, 3 इधर से, यानी कि 3D6 रहेगा, राइट? 3D6। 4s में कुछ नहीं रहेगा, है ना। 3D6। ऑक्सलेट आयन का वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे ना, कहां पे है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कि वीक फील्ड लाइगेंड है, देखो एक बार। लास्ट क्लास में लिखे थे ना अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सारे लाइगेंड्स के नाम लिखे थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड। हाँ, उसमें ऑक्सलेट कहां पर है? हाँ, वीक फील्ड तो नहीं बोल सकते,
और एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन वीक फील्ड देखो आई नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव है, एस टू नेगेटिव है, एस सी एन, ये सब आपके वीक फील्ड होंगे। ठीक है, इसको अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में डालेंगे। तो अगर अपन T2G EG वाला कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, अगर हमारा ये आपका T2G और ये रहा ऊपर EG, याद है? तो अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा है, डेल ओ ही रहेगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है, तो डेल ओ ही बोलेंगे। CFSE को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का नाम क्या होगा, डेल ओ। अब अगर ये ज्यादा होती है अगर, तो पेयरिंग कर लेगा वो, तो ये पूरे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां जाने वाले हैं, T2G में। समझ रहे हैं क्या? तो आप 3D6 लिख रहे हो ठीक है, पर यहां ये भी लिख देना T2G का 6 और EG अभी खाली। सुन रहे हैं क्या? ये हमने कहां पढ़ा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। वरना आप 3D6 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पर अगर अपन ऐसे दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये दोनों खाली हैं, ठीक। लो स्पिन की हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पेयरिंग हो रही है ना, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग नहीं होती तो सब सिंगल सिंगल फेल होते, तब हाई स्पिन हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अभी ये सिस वाला छोड़ दो, अभी मैं सिस आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके बाद। थर्ड वाला देखना, थर्ड वाला NH4 का ट्वाइस CO4, NH4 का ट्वाइस CO कोबाल्ट एंड 4 फ्लोराइड है, मिला। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, 4 फ्लोरीन है तो। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से कोबाल्ट का, +2, +4 कहां से आ जाएगा, कैसा है देखो। NH4 का जो ट्वाइस आया है वो कहां से आया है, इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी से, है ना। यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स एंटिटी का चार्ज क्या है, -2, और इसका चार्ज है +1। तो x -4 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आएगा, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। मतलब ये टेट्राहेड्रल वाला है, ये क्या है, तो टेट्राहेड्रल के लिए हमारा वो T2G और EG उल्टा हो जाता है ना, याद है अपने लास्ट क्लास में बनाया था। जैसे अभी क्या बनाया था हमने कि T2G नीचे था और EG ऊपर था, टेट्राहेड्रल में EG नीचे हो जाएगा, T2G ऊपर। चलो पहले इसका वो निकालो, कितना आएगा, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, CO2 पॉजिटिव बनाना है, तो CO तो अभी बनाए थे ना अपन, CO कितना था, 3D7 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी से ही, किससे, 4s से। तो क्या बचेगा, CO2 पॉजिटिव डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। क्या बनेगा, 3D7, 3D7, मतलब आपका EG नीचे है और T2G ऊपर, 7 है तो जाएगा ही ऊपर। तो अल्टीमेटली आप ये बोल लो कि 4 इधर बैठना ही है और ऊपर जाकर के 3 जाएंगे, और तो ऑप्शन ही नहीं है ना। मतलब देखो 7 वाले के लिए तो ऑप्शन नहीं है अपने पास। 4 अपन यहाँ पर 2 के बाद सोचेंगे कि क्या पेयरिंग करना है कि सिंगल ऊपर भेजना है, बट 7 है तो 4 इधर जाएंगे और 3 इधर। तो ये कैसा हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन, EG में 4 और T2G में 3। समझ रहे हैं क्या, EG में 4 और T2G में 3। टेट्राहेड्रल में आ जाता है ना, ये तो बताया था कि टेट्राहेड्रल में जो लाइगेंड्स आते हैं दे कम बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस वाले जो हमारे 3 हैं उनको एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, तो DXY DYZ DZX ऊपर चले जाएंगे, गेनिंग मोर एनर्जी देन द रेस्ट ऑफ द 2 जो अलोंग द एक्सिस में है। ऑक्टाहेड्रल में इनको फायदा हो रहा था, टेट्राहेड्रल में इनको फायदा हो रहा है बस। और ये इसको गैप को हमने क्या नाम दिया था, डेल ऑफ टी, टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। चलो फोर्थ आप लोग ट्राई कर लेना, है ना, फोर्थ बनाना। चलो आगे अपन बढ़ते हैं, कहीं डाल लो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा था। उसके बाद वापस आएंगे अपन, क्वेश्चन आंसर देखेंगे बचे हुए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें 2 पढ़ने हैं अपन को, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके, है ना, 4 टाइप के पढ़े थे, आयनाइजेशन, सॉल्वेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, है ना। वहां पे क्या था कि आपका स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होगा उनका, है ना। तो लिखना है इसमें हाइफन डाल के, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिख रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हेडिंग है अपना, है ना। इसके अंदर 2 अलग अलग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइजेस, या इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट पोजीशंस, on account of the different positions, on account of the different positions, on account of the different positions and arrangement of ligands in space, arrangement of ligands in space around the central metal ion, around the central metal ion, around the central metal ion, space around the central metal ion. Full stop. It is of 2 types. It is of 2 types. It is of 2 types. First लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट में एक और नाम है इसका, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस हाइफन डाल के ट्रांस, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड लिखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे ज्योमेट्रिकल, नेक्स्ट हेड डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाइफन डाल के लिखना, it occurs in heteroleptic complexes, it occurs in heteroleptic complexes, heteroleptic complexes, ये बताने की जरूरत तो नहीं है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग लाइगेंड्स होने चाहिए ना, एक ही टाइप के लाइगेंड होंगे तो आप उनको कैसे भी घुमा लो एक जैसे ही दिखेगा कंपाउंड। सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपका मेटल एटम में मान लीजिए M नाम का, और उसमें 4 लाइगेंड लगे हैं, चारों एक जैसे हैं A, अब आप उन चारों को कैसे भी घुमा लो आपका कंपाउंड हमेशा सेम दिखने वाला है, समझ रहे हैं। तो आपके पास कम से कम 2 टाइप के लाइगेंड तो होने चाहिए, तभी आप इस टाइप का आइसोमेरिज्म बना सकते हो उस कंपाउंड का, ठीक है। तो इट अकर्स इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल arrangements of the ligands, due to different possible arrangement of the ligands, due to different possible arrangements of the ligands. Full stop. Next time में लिखेंगे, when two identical ligands occupy adjacent positions, when two identical ligands occupy adjacent positions, comma, the isomer is called cis. The isomer is called cis. The isomer is called cis. And when arranged opposite to one another, and when arranged opposite to one another, and when arranged opposite to one another, the isomer is called trans. And when arranged opposite to one another, the isomer is called trans. The isomer is called trans. ठीक है, सिस्ट्रांस, थोड़ा सा मैं आपको सिस्ट्रांस याद दिलाता हूं जो हम एल्कीन में पढ़ते थे, जैसे कि अगर आपका ये है ब्यूट टू इन, ध्यान देना इधर, दिस इज ब्यूट टू इन, ठीक है, और
इसका एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बन सकता है, जहां पर दोनों H एक ही साइड है और दोनों मिथिल ग्रुप एक ही साइड पे है। तो दिस इज ट्रांस, जहां पे दोनों ऑपोजिट साइड पे है, सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो सिस। तो ट्रांस ब्यूट टू इन एंड सिस ब्यूट टू इन। अब देख रहे हैं ना, आपकी बॉन्डिंग सबकी स्ट्रक्चर वाइज सेम है, बस स्पेस में उनका अरेंजमेंट अलग है। ऐसा नहीं कि ये कार्बन से कुछ और जुड़ गया है, यहाँ पर इस कार्बन से भी यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बस स्पेशल अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है इन द स्पेस। ठीक है, तो अगर सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड तो ट्रांस, और सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड तो सिस। तो यही चीज अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी मतलब इसमें भी ढूंढनी है ऑप्टिकल में। बस ऑप्टिकल में अपन क्या देखेंगे, सेंट्रल मेटल को देखेंगे, जो हमारा मेटल बीच में है उसके एडजेसेंट में या उसके आमने सामने देखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना, दिस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, दिस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, दिस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, is not possible for complexes with coordination number, for complexes with coordination number, for complexes with coordination number 2 and 3, 2 and 3, and tetrahedral complexes, and tetrahedral complexes with coordination number 4. Because in all these cases, tetrahedral complexes with coordination number 4, because in all these cases, because in all these cases, all the 4 positions are equivalent, या all the positions are equivalent लिख लो, all the positions are equivalent। आपका टेट्राहेड्रल एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो चारों पोजीशंस, एंगल भी चारों सेम होते हैं ना 109.5, तो वहां पे आपका पूरा अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होगा, तो वहां पे भी आपका इस टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेनली अपन 2 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है स्क्वायर प्लेनार। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में सब डालना, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। पहले स्क्वायर प्लेनार में देखते हैं कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ऑल द 4 ligands आर प्रेजेंट इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसमें आइफन डाल के लिखना, representing the central metal atom by A, representing the central metal atom by M, capital M, representing the central metal atom by M, and the unidentate ligands by, and the unidentate ligands by, and unidentate ligands by A, B, C and D, capital letter लिखना, capital A, capital B, capital C, capital D, etc. The square planar complexes, the square planar complexes, the square planar complexes may be classified as follows, may be classified as follows, may be classified as follows। फर्स्ट टाइप का A, M A2 B2, M A2 B2 टाइप। देखो इसका मीनिंग क्या है, एग्जांपल भी लेंगे हम इसका। M मतलब क्या है, सेंट्रल एटम, और A2 B2 का मतलब क्या है, A लाइगेंड 2 नंबर्स में है और B लाइगेंड भी 2 है, टोटल 4 लाइगेंड होने चाहिए ना, तो 2 सेम है और बाकी दोनों भी सेम है, M A2 B2 टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं, PT प्लैटिनम है, 2 अमाइन है और 2 क्लोरीन, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, समझ रहे ना। तो उसको अपन ऐसा एग्जांपल ना लेकर इस टाइप का जनरल फॉर्म ले रहे हैं, क्लियर है। देखो ये इसी का डायग्राम बना हुआ है,
कि जहां पे आपका जो M है सेंट्रल एटम है, ए और ये बी। अब देखो आप इसको ऐसे भी घुमाओगे तो ये बनेगा, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम है, बस घुमाया ना आपने, तो ऐसे घुमाने से चेंज नहीं होगा, ये आपस में ऐसे घूमने चाहिए, मतलब एक्सिस से, ठीक है। हमने तो बस इसको ऐसा रोटेट किया तो ये आ गया, समझ रहे हैं क्या? और एक बार रोटेट किया तो ये आ गया, और एक बार रोटेट किया तो ये आ गया, सुन रहे हैं क्या? मतलब इसको घुमाया हमने, बस एक बार घुमाया तो यहाँ आया, फिर घुमाया तो ऊपर चला गया, फिर घुमाया तो उधर चला गया, तो ये चारों एक जैसे ही है, ये चार अलग अलग नहीं है, सुन रहे हैं क्या? आप ये देखो कि हर बार ए के सामने बी है, चारों फिगर में देखो, हर बार ए के सामने बी है, मतलब हमने बस घुमाया है उसको, और नीचे वाला अलग है, ए के सामने ए है, बी के सामने, तो वो अलग हो, अब समझे क्या? ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, और बाकी भी अगर आप ट्राई करोगे बनाने का, तो हर बार ए के सामने बी और ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी और ए के सामने बी आएगा, मतलब ऑल आर द सेम स्ट्रक्चर, तभी तो बीच में इक्वल टू लगा हुआ है ना, क्लियर है वहां तक? अब इसी का दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है कि आपने ए के सामने बी ना लगा के ए के सामने ए लगाया, तो बी के सामने बी को ही आना पड़ेगा, और तो बचेंगे ना ऑप्शन, आपके पास दो ए है, आपके पास दो बी है, आपको उसके मेटल मेटल के अराउंड उसको अरेंज करना है, तो आपने एक ऑप्शन क्या बोला कि सर ए के सामने बी रख देते हैं, तो फिर दूसरे के ए के सामने भी बी बचेगा, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ए के सामने अगर आपने ए रख दिया तो बी के सामने बी को ही आना पड़ेगा, और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। मैं क्लियर क्लियर हुआ? तो ये दोनों भी सेम है, क्योंकि देखो बी के सामने बी है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, ए के सामने ए है। अब कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा? हाँ, नीचे वाला ट्रांस, क्योंकि बी और बी जो सेम ग्रुप है, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स, एंड बी बी विच आर सेम ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, क्लियर है? तो ऊपर वाला सिस, नीचे वाला ट्रांस, ठीक है, बना लो उसको, कोई एक बना लो बस, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि एक इसको बस, और ऐसा ना कहीं लिख लेना आप लोग साइड में अपने अपना याद रखने के लिए कि अपन कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं, जितने भी लाइगेंड्स है ना उनको बस एक के सामने एक प्लेस करके देखना है, कुछ बोल रहे हो? ठीक है, तो इसमें से कोई एक डायग्राम बना लो, ये वाला, और एक नीचे वाला बना लो, इसके नीचे सिस लिख देना, इसके नीचे ट्रांस लिख देना, और ये अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा हेल्पफुल है मुझे समझने के लिए, तो साइड में कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको बना के रख लेना, ऊपर वाले में ए के सामने बी है तो ए के सामने बी आया, और नीचे वाले में ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, क्लियर है? तो दिस इज M A2B2 टाइप, M A2B2 टाइप। ये इसको वेज डायग्राम बोलते हैं ना, इसका क्या मतलब है आपको कि ये दोनों बॉन्ड आपकी तरफ है और ये दोनों बॉन्ड पीछे है वो प्लेन में ही, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, वो ऐसा रखा हुआ है, तो दो उधर गई हैं और दो इधर आपके साइड गई हैं, तो इससे जो आपके साइड आई है दे आर सॉलिड लाइंस, और जो पीछे जा रही है दे आर डैश्ड लाइंस, और इसको क्या बोलते हैं, वेज, ये जो सिंबल होता है ना ये वाला, इट इज नोन एज वेज, एक में कलर भर दिए तो सॉलिड वेज हो गया है, और एक में लाइन लाइन बना दिए तो वो डैश्ड वेज हो गया है, ठीक है, डन। जिनका ये हो गया ना, वो सोचिए कि अगर मैं कंपाउंड इस टाइप का बनाता Ma3B टाइप, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते क्या, मतलब डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बन रही है क्या, सोच के देखो, अगर आपने एक बार ए के सामने बी रख दिया तो फिर दो ये बचे, है ना, आप और तीसरा दूसरा अरेंजमेंट बना ही नहीं सकते, देखो ये बन गया सब, ये बन गया सबका एग्जांपल लिखा ना आपने ये वाला, ठीक है। अब देखो इसके ये वाला जो मैं आपको आपसे पूछा अभी, ये देखो ये रहा, चारों एक जैसे ही, आप और कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं पा रहे उसका, कौन सा टाइप है ये, Ma3B टाइप, जिसमें तीन लाइगेंड एक जैसे हैं और चौथा लाइगेंड अलग है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्लियर? देखो ना, आपने ए के सामने ए रखा, ए के सामने बी रखा, हर बार वही चीज होगी, ए के सामने ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने ए के सामने ए के सामने बी, और कोई नई अरेंजमेंट बनी नहीं रही है, तो Ma3B टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, वो अपन नोट में लिख लेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए अगला सेकंड टाइप लिखना बी, राइट डाउन द सेकंड टाइप, बी वाला, देखो ये वाला मैंने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट निकाला है ना उसका ही, जो भी पीछे अपन ने देखा ना
कौन सा Ma2B2 टाइप। उसका एग्जांपल क्या है, प्लैटिनम के साथ 2 अमाइन 2 क्लोरीन। तो देखो ये है 2 क्लोरीन दिख रहा है, और ये 2 अमाइन। अमाइन क्यों पता चल रहा है, ये N है और ये 3 H है, ये N है और ये 3 H है, और क्लोरीन अकेला है और बीच में मेटल एटम है। तो देखो यहाँ पे सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड ना, तो ये सिस हुआ, एंड सेम ग्रुप ऑन द, तो ट्रांस हुआ। समझ रहे हैं, तो ये वही पीछे जैसा ही डायग्राम है, बस वहां पे यहाँ पे अपन ने मॉलिक्यूलर के फॉर्म में दिखा दिया, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, स्फेरिकल बॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड टाइप लिखना, MAB2 टाइप, MAB2 टाइप, MAB2 टाइप। AB2 मतलब आपका एक ऐसा लाइगेंड जो डाइडेंटेट है, तभी तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डाइडेंटेट को ब्रैकेट में लिखेंगे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 4 है ना इसका, क्योंकि 2 लाइगेंड है, दोनों 2-2 बॉन्ड बनाएंगे तो 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कैसे रहेंगे वो आपस में, ऐसे रहेंगे कुछ, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, MAB2 टाइप। ठीक है, हेडिंग डालें MAB2, नीचे लिखा वेयर AB represents, वेयर AB represents, वेयर AB represents an unsymmetrical didentate ligand, where AB represents an unsymmetrical didentate ligand, where AB represents an unsymmetrical didentate ligand। अब जब हम अनसिमेट्रिकल बोल रहे हैं तो ये तो सिमेट्रिकल है, देखो तो आप इसको कैसे भी घुमाइए हमेशा ऐसे ही बनेगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। पर इस टाइप का एक और लाइगेंड होता है जिसका नाम है ग्लाइसिनेटो, GLY, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GLY, नाम है इसका ग्लाइसिनेटो। देखो कैसा है यहाँ पे, NH2CH2COO, ये इसका सिंबल है, NH2CH2COO नेगेटिव, ये है GLY, ग्लाइसिनेटो उसका नाम है। मतलब ये आपका, उसका नाम भी दिया देखो, 2 है ना, तो डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनियम 2। और ये सिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों देखो एक ही साइड पे है ये। अब ये जब ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये वाला O इधर चला जाएगा, जैसे कि यहां पे जा रहा है, एक इधर चला गया और एक इधर, तो ये ट्रांस हो गया। तो देखो ऐसा नहीं कि किसी भी डाइडेंटेड लाइगेंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा, हमें किस टाइप का चाहिए, एक अनसिमेट्रिकल टाइप का लाइगेंड चाहिए। जैसे पिछले वाले केस में दैट डाइडेंटेड वाज असिमेट्रिकल लाइगेंड, तो वो दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही दिख रहे थे, बट यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लिखना है इसमें, एग्जांपल PT और GLY का ट्वाइस, जहां पे लिख भी ना GLY का मतलब क्या होता है, ग्लाइसिनेटो, GLY का मतलब है ग्लाइसिनेटो, इसका फॉर्मूला है NH2CH2COO नेगेटिव। ठीक है, और ये डायग्राम बना लेंगे, एक के नीचे सिस, दूसरे के नीचे ट्रांस। जनरल में अपन ये लिखेंगे, एग्जाम्पल में ये है, और ये 2 स्ट्रक्चर, एक के नीचे सिस और दूसरे के नीचे ट्रांस।
हो गया। ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2 और वो सिस। हो गया। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा टाइप है? एम ए बी सी डी टाइप, मतलब चारों लाइगेंड अलग हैं। एम ए बी सी डी, तो क्या क्या बन सकता है देखो। आपने एम ए बी सी डी चार लाइगेंड है, तो अगर आपने एक बार ए के सामने बी रखा तो सी के सामने डी ही आएगा। वो कौन सा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? पहला वाला दिख रहा है, ये अरेंजमेंट हो सकता है। फिर आपने एक बनाई, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया ना। सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। ए के सामने अगर आपने सी रखा तो ऑप्शन क्या बचा? बी के सामने डी को ही आना पड़ेगा, विच इज दिस स्ट्रक्चर। एंड थर्ड क्या हो जाएगा? अब बचा क्या? ए के सामने डी आना चाहिए, तो क्या आएगा बचा हुआ? डी के सामने सी आएगा, विच इज दिस स्ट्रक्चर। और कोई चौथा पॉसिबल है क्या? ट्राई करके देखो एक बार। ये हुआ ना। तो इस टाइप के आइसोमर का अपन, मतलब इस टाइप के कंपाउंड का अपन स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं? आप एक को फिक्स कर दो और बाकी जो बचे हुए ना उसको एक एक करके उसके सामने रखते जाओ। पहले आपने ए को फिक्स कर दिया उस जगह पर, ए के सामने पहले बी को रखा, ए के सामने सी को रखा, ए के सामने डी को रखा, तो आपको ऐसे आइसोमर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं इसमें? तीन हो रहे हैं, जिसमें आपके दो जो एक एक जैसे, जैसे इसमें एडी इसमें एडी एक ही साइड में है, तो इन दोनों को हम सिस बोल लेंगे। और ये वाला हो जाएगा आपका ट्रांस, जहां पे ए और डी ऑपोजिट है, क्योंकि अब एक एक जैसे ग्रुप तो है नहीं, पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस तो देना है किसी ना किसी को। तो दो ऐसे जिसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है ए और डी की, तो उसको अपन ने सिस दे दिया, और जिसमें ए और डी ऑपोजिट है उसको अपन ने ट्रांस नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपका सी टाइप हो जाएगा। हाँ, नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। हम्म, नहीं नहीं, दोनों का नाम सेम रहेगा, है ना। हाँ चलिए, सी टाइप। हाँ हाँ, ऊपर वाले में ना, इसलिए तो अपन किसी को भी दो सिस और एक ट्रांस बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बाकी ना एक्सरे डाइफ्रेक्शन से समझ में आता है कि कौन से सिस है और कौन से ट्रांस है। हालांकि इसमें तो चारों अलग ग्रुप हैं, तो अपन सिस और ट्रांस नहीं बोल सकते, पर कोई रेफरेंस लेकर, जैसे आपने बोला ना कि इन दोनों को सर रेफरेंस लेंगे तो ये दोनों सिस हो जाएंगे, तब ये दोनों ट्रांस हो जाएंगे, तो भी ये ट्रांस हो सकता है। इसलिए ऐसा आप मेंशन मत करना, आप ये लिखना कि आउट ऑफ दीज थ्री, टू आर सिस, वन इज ट्रांस। ठीक है, तो देखो थर्ड टाइप लिखना सी, एम ए बी सी डी टाइप, एम ए बी सी डी टाइप, एम ए बी सी डी टाइप। हाइफन डाल के ना, इट फॉर्म्स थ्री आइसोमर्स, और फिर तीनों का स्ट्रक्चर बना लो। ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने डी। हो गया। नोट पे एक पॉइंट लिखेंगे, वो जो अपना एम ए थ्री बी वाला था ना, उसमें अपन ने बोला था ना कि तीनों चारों एक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। टेट्राहेड्रल नहीं देता, ये तो अपन ने ऊपर ही लिख लिया कि टेट्राहेड्रल नहीं देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले नहीं देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले नहीं देंगे, हालांकि वो कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े भी नहीं है 2 और 3 वाले। ठीक है, और 4 में टेट्राहेड्रल नहीं देगा, स्क्वायर प्लेनार देगा। स्क्वायर प्लेनार में भी कौन नहीं देंगे?
एक MA4 टाइप और एक MA3B टाइप। चारों सेम होंगे तो भी नहीं होगा, अगर तीन सेम है एक अलग है तो भी नहीं होगा, समझ ना। A2B2 होगा, आइडेंटिटी में भी अनसिमेट्रिकल वाले में होगा, और चारों अलग होंगे तो भी होगा, ठीक है। तो नोट में पॉइंट लिखना, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप। अच्छा, इसमें लिखना है कि आउट ऑफ दीज थ्री टू आर सिस एंड वन इज ट्रांस, वो लिखे होगा कहीं पे, इसके नीचे लिखना एक लाइन ना, आउट ऑफ दीज थ्री टू आर सिस एंड वन इज ट्रांस, ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे थे, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, कौन कौन सा बोला मैंने, एक MA4 एंड MA3B, या इसको आप MAB3 भी तो बोल सकते हो ना, एक ही चीज है ना। मतलब पहला लाइगेंड एक है, दूसरा लाइगेंड तीन है, या पहला लाइगेंड तीन है, दूसरा लाइगेंड एक है, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। तो MA3B या MAB3 टाइप do not show geometrical isomerism, do not show geometrical isomerism, do not show geometrical isomerism, square planar complexes of the type MA4, जहां पे चारों लाइगेंड एक जैसे हैं, या फिर तीन भी एक जैसे होंगे तो भी नहीं होने वाला, एंड MA3B, या उसी को MAB3 भी बोल सकते हो, do not show geometrical isomerism, do not show geometrical isomerism, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका स्क्वायर प्लेनार, है ना। सेकंड लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या नंबर दिए थे स्क्वायर प्लेनार को, इसको तो आप ABC दे रहे थे ना, स्क्वायर प्लेनार को क्या नंबर दियो, 1 दियो, हाँ तो इसको 2 दे देना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ये देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलो उसका फर्स्ट टाइप लिखना, पहला फर्स्ट टाइप ए डाल के MA4B2, अगेन यहां पे भी MA6 होगा तो नहीं होने वाला, सुन रहे हैं। तो MA4B2, दो टाइप के लाइगेंड, उसमें एक टाइप का लाइगेंड 4 नंबर में होना चाहिए और दूसरा 2 नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो MA4B2 देखो कैसे अरेंज है, ध्यान देना। A4 है आपके पास, तो एक हमने स्ट्रक्चर बनाया जहां पे अपने A के सामने A रखा, A के सामने B है, और दूसरा भी A के सामने B है। मतलब क्या क्या बना है, A के सामने A, A के सामने B, और दूसरा भी, अब ऑप्शन ही नहीं बचा ना, एक A और दूसरा B ही बचा है, तो ये पहला हो गया, ठीक है। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप A के सामने A रखो और दूसरा भी A के सामने A रख दो, हो गया 4, बचा क्या, 2 B बचा, तो B के सामने B। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, और पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आप अगर बोलोगे कि सर 2 A के सामने B रख दो, तो बचा ये, तो ये और ये तो सेम हो गए ना, मैं क्लियर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, A के सामने A वाला, A के सामने B वाला, और A के सामने B, ये वाला स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। और यहां ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, A के सामने A, दूसरे भी A के सामने A, तो बचा क्या, B के सामने B। तो यहां पर A और B एडजेसेंट है, यहां पे B और B क्या है, ऑपोजिट है, तो ये सिस और ये ट्रांस, ठीक है। अगर आप A को देखोगे तो A तो ऑपोजिट दोनों में हो रहा है ना, A के ऑपोजिट है, A के ऑपोजिट है, तो दोनों को ट्रांस थोड़ी ना बोल दोगे। तो इसका अपन किसको लिए, B को। B के लिए देखो ये एडजेसेंट तो है, ये वाला जो है ना, ये सारे एडजेसेंट है B के लिए, ये चारों, ये उनके ऊपर है, ये स्क्वायर है ना, तो ये 4 आपके लाइगेंड्स है, और ये B है, यहाँ पे B है, तो B के लिए तो चारों ही एडजेसेंट हुए ना, अपोजिट कौन हुआ, ये वाला, समझ रहे हैं। तो इसलिए B के साथ B एडजेसेंट में है तो सिस, और B के साथ B ऑपोजिट में है तो ट्रांस। तो दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बनाना। देखो यहां भी B और B को एडजेसेंट रखा है ना, तो ये बना लो या ये बना लो, दोनों सेम है। और इन दोनों में भी आप ये बनाओ या ये बनाओ, दोनों सेम है।
समझ रहे हैं ना? मतलब आप ये दोनों में से ये बना दोगे तो भी गलत नहीं होगा। ये ट्रांस है ना, बी 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 और बी अपोजिट है, और यहाँ पे बी और बी एडजेसेंट है, यहाँ पे भी बी और बी एडजेसेंट है, और यहाँ पे बी और बी अपोजिट है। तो दोनों में से कोई भी ट्रांस बोल सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी सिस बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बना लो। ये आपका फर्स्ट टाइप हुआ M A4 या A2B4, दोनों चलेगा ना? हो गया? आगे बढ़े। चलो ये वाला देखो, A5B, इसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे ये A3B था ना, स्क्वायर पेनार में जैसे A3B था, वैसे यहाँ पे A5B। आप कभी भी देखो A5B में आप एक बार A के सामने B रख दो, बचे हुए 4A को आमने सामने ही आना पड़ेगा, हर बार स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है? वैसे MA6 भी है ना, MA6 में तो सारे ही एक जैसे हैं। तो जैसे अभी हमने MA4 और MA3B लिखा है ना कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, वैसे इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होने वाला। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं MA3B3। MA3B3 मतलब तीन लाइगेंड एक जैसे हैं, समझना इधर, तीन लाइगेंड एक जैसे हैं और तीन लाइगेंड अलग टाइप के हैं। ठीक है? तो अब इसमें दो टाइप का आइसोमेरिज्म बनता है, ध्यान देना इधर। एक बन रहा है, इसका नाम अपन फैक आइसोमर रखते हैं। फैक मतलब फेशियल, फेस, और एक होता है मर। मर मतलब मेरिडियन, मतलब अंदर की तरफ। जैसे आप ध्यान देना, जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो तीनों एक जैसे आइसोमर है, कौन? बी वाले, ये एक फेस बना रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल का क्या बना रहे हैं? एक फेस। मैंने आपको फेस बना के दिखाया था ना कि एक ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, तो उसका एक फेस ये है, दूसरा यहाँ गिर रहा है, तीसरा यहाँ, चौथा पीछे, ऐसी चार नीचे से आते हैं ना। तो इसमें से ये जो बी है ना, तीन बी, वो तीनों एक ही फेस में है, और यहाँ पे वो तीनों बी मेरिडियन में अंदर की तरफ। समझ रहे हैं? यहां दिख रहा होगा शायद, देखो। तो इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब कैसा है, यहाँ पे जो बी है ना, ये वाला बी और यहाँ वाला और यहाँ वाला, तो ये ऐसा ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, मेरिडियन। तो ये वाला कहला रहा है मर आइसोमर, और ये वाला होगा फैक आइसोमर। फैक स्टैंड फॉर फेशियल एंड मर स्टैंड फॉर मेरिडियन। ठीक है? तो ये वाला कौन सा टाइप हो गया? MA3B3 टाइप। देखो इसमें भी और पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बना दिया M, मतलब A के सामने A, तो क्या बचा आपके पास? एक A को B के सामने आना ही पड़ेगा, और दूसरा B के सामने B। एक पॉसिबिलिटी ये है। अब आप बोलोगे कि हम A के सामने B रखेंगे, दूसरे A के सामने भी B रखेंगे, होगा? तो तीसरे को भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के पास एक एक ही बचा ना, तो बस यही दो पॉसिबिलिटी होगी। तो कौन सा, ये कौन सा वाला कौन सा है, जल्दी बताओ। ये वाला कौन सा है? फैक की मर? देखो जल्दी से, देखो ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ये हो गया आपका पैक वाला। समझे क्या? और बचा वाला ये बी के सामने ए, ये वाला, फिर ए के सामने ए और बी के सामने बी, ये आपका मराइज होगा। समझे क्या? और तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप और किसी तरीके से उन छह को आमने सामने अरेंज कर सको। तो बस इसका नाम फैक और मर इसलिए पड़ा है क्योंकि वो एक एक फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, और दूसरे आइसोमर में वो तीन टाइप के लाइगेंड्स मेरिडियन बना रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल का क्या बना रहे हैं? मेरिडियन। और एक बना रहा है ऑक्टाहेड्रल का फेस। तो फैक एंड मर। ठीक है? एक लास्ट देखते हैं। एम, एक लाइगेंड है जो सिंगल वाला, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, और दूसरा लाइगेंड बाइडेंटेट है, पर इस बार वो जैसे ईएन। ईएन एक सिमेट्रिकल है, जैसे अपना पिछले बार GLY लिए थे, ग्लाइसिनेटो, वो अनसिमेट्रिकल था। बट यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल वाले भी बना लेंगे। कैसे? देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कैसे? देखो बीच में कोबाल्ट है,
चार देखना, एक इधर लगा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांचवा का गया ऊपर, छठवां नीचे। एक ये पॉसिबल है जहां पे दोनों क्लोरीन कैसे हैं, एडजेसेंट। आप एक बार ईएन के सामने, ईएन तो आपका डाइडेंटेड हो गया, तो वैसा आप रख नहीं पाओगे जैसा अभी अपन कर रहे थे ना, वो सारे किसके लिए पॉसिबल है, यूनिडेंटेड के लिए, ठीक है। अब एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईएन ईएन के सामने आ जाए, सीएल सीएल के सामने आ जाए, तो वो ऐसा बनेगा, तो ना, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसकी भी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सीएल सीएल ऑपोजिट तो ट्रांस, और सीएल सीएल एडजेसेंट तो सिस। तो ये वाला कौन सा टाइप हो जाएगा, एम X2, मतलब कोई अब बी ले लो उसको, जैसे अपन ए बी ले रहे हैं, तो एक्सएल मत लो, क्या ले लोगे, एम ए बी टू टाइप, समझे क्या। ए मतलब एक डाइडेंटेड लाइगेंड जो सिमेट्रिकल है, और बी दूसरा लाइगेंड जो 2 नंबर में है, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो ये वाला हो गया आपका सिस, और ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। ये एग्जांपल उसका, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल आपने ये ले लिया, दो और दो ऐसे हैं, तो देखो ये भी कैसे अरेंज्ड है। एक आपका ये रहा ईएन, एक ईएन, फिर दो क्लोरीन है यहां से एडजेसेंट में, और दो क्लोरीन ऑपोजिट, समझ रहे हैं क्या। तो ये आपका हो जाएगा सिस, और ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक। इसका ट्राई करना कि इसमें कितने बनेंगे, 6 अलग अलग लाइगेंड्स हैं, तो एक बार ए के सामने बी को रखना, फिर बचा हुआ सी और डी कैसे अरेंज होगा, है ना। तो ऐसा देखना, आप लोग थोड़ा मैथ्स पढ़े हो ना, तो थोड़ा सा वो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ते हो क्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 लाइगेंड है और हर बार 6 को 2 के हिसाब से बना, 6C2 करोगे ना, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 ऐसे करते हैं ना। तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 30 डिवाइड बाय 2 कितने बनेंगे, 15 टाइप के पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बनाना नहीं है बैठ के, ऐसे बता देंगे, समझ रहे हैं क्या। जैसे अपन एम एबीसीडी बनाए थे ना, वो स्क्वायर प्लेनार में था, अब एम एबीसीडी ईएफ है, ये ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, ठीक है। चलो फिर ये वाला ऑप्टिकल है, नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल देखते हैं। ये वाला लास्ट के 2 टाइप लिख लेना, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी, है ना। चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से चालू करो।